द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे बात करेंगे। कुछ उम्मीद हो चली थी कि इन दोनों मुल्कों के रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब फिर लगता है कि कोई रुकावट आ गई है। तो बहरहाल आजकल सोशल मीडिया का हमें फ़ायदा है कि हम दोनों मुल्कों के माहिरीन से, दोनों मुल्कों के जो एक्सपर्ट्स हैं, दोस्त हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये सहूलत हमें सोशल मीडिया के आने से पहले मैसर नहीं थी। तो आज मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं प्रोफेसर इकबाल चावला साहब। इकबाल चावला साहब मेरे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त हैं। इन्होंने एमफिल और पीएचडी जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से की, और फिर ये इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हिस्ट्री के, और डायरेक्टर रहे पाकिस्तान स्टडी सेंटर के, और कुछ अरसा डीन भी रहे सोशल साइंसेस के। तो उनके साथ ही मौजूद हैं जनाब अरविंद सहारन साहब। अरविंद सहारन वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, और पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं, और पाकिस्तान में इनके बहुत दोस्त हैं, और ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हों और लोग आसानी से एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकें। तो सबसे पहले इकबाल चावला साहब, आप ये बताइए सर कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज हमें चाहिए है, क्या चीज जिसकी कमी है कि ये रिलेशंस जो हैं कभी खराब होते हैं, कभी खराबतर होते हैं, अच्छे कभी नहीं होते। इसको कैसे देखते हैं आप? जो शकील साहब, अरविंद साहब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और आपका मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, और बल्कि ये मुझे खुशी हो रही है कि हम उस मौजू पे बात करना चाहते हैं जो मेरे और शकील साहब आपके बड़े दिल के करीब है, इसी तरह अरविंद साहब के बहुत दिल के करीब है। यकीनन हम अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देखें 73-74 ईयर्स की, हम यानी 65 तक तो बहुत करीब थे यार। हमारे इंडिया और पाकिस्तान में तो इंडियन मूवीज आया करती थी। मेरे फादर बताते कि हम सिनेमा हॉल में फिल्में देखा करते थे, बड़ा आपस में ताल्लुक था। बेशक मसाइल भी थे, कश्मीर का इशू भी आ गया था और भी मसाइल चल रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छा ताल्लुक था। लेकिन जैसे ही 65 की बार हुई और उसके बाद जो हमारे यहाँ रद्द अमल आया, उसके साथ ही 71 का जो सानिया हो गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में मुंतकिल हो गया, तो फिर वो ये एक फजा ऐसी बन गई। अगरचे भुट्टो और इंदिरा गांधी साहबा का बहुत अच्छा एक मायदा हुआ, फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, फिर जिया साहब के जमाने में भी हम देखें कि थोड़ा बहुत हम आगे बढ़े, फिर पीछे, लेकिन असल बढ़े हम मुशर्रफ साहब के जमाने में। बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे हो गए, बहुत खुशहाली की तरफ हम चले गए, बसेस भी चल गई, रेल का निजाम भी चल गया, और फिर लोगों के आपस में अवामी सतह पर भी राब्ता हो गया। अब जैसे आपने फरमाया कि ये जो मेरे नजर आ रहा था ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत, जो कि जाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली हम इतने करीब तरीन हैं, पड़ोसी हैं, हमारा बहुत कुछ जो मिलता है, कल्चर मिलता है, जोग्राफिया मिलता है, मफादात मिलते हैं। बेशक हमारे इख्तलाफात भी थे और हैं, और वो रहेंगे भी। उन इख्तलाफात को क्या हमें जंगों में बदलना है, लड़ाइयों में बदलना है, नफरतों में बदलना है, या हमें उसको स्ट्रेंथ बनाना है और अपने मसाइल को हल करना है? तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मुझे भी हिंदुस्तान जाने का, कई दफा भारत जाने का मौका मिला, और वो भी आए, हमारे पास प्रोफेसर्स भी आए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के आए। मैंने किसी हिंदुस्तानी शहरी के दिल में पाकिस्तानियों के लिए नफरत नहीं देखी जब तक कि ये रिसेंट फिनोमेना नहीं आया। इसी तरह पाकिस्तान में भी मैं ये समझता हूँ, ये अरविंद साहब आए हुए हैं, आप देखें कि शायद अवामी सतह पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको किसी को रंजो अलम दिखाई नहीं देता हो। बेशक चौधरी साहब और मेरे फैमिली जो हिजरत करके आए हैं, उन्हें एक जनरेशन नस्ल तक वो था कि जी हम हिजरत करके आए, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, लेकिन वो बाद ऐसा, उस वक्त भी मोहब्बत का समा था, अभी भी मोहब्बत का वो जिक्र करते हैं। हमारे दिल में भी बहुत मोहब्बत इसलिए भी एक वजह है कि हिंदुस्तान से, भारत से, कि हम इकट्ठे थे, फिर एकदम ऐसा फिनोमेना हुआ। अभी चूंकि जंगें हो गई, 4 जंगें हो गई, और अब फिर हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ
अब आप देखिए डॉक्टर साहब, अरविंद साहब, आप भी जानते होंगे, फ्रांस और इंग्लैंड की सैकड़ों साल जंगें हुई हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट ऑफ फैशोडा हुआ था 1898 में, छोटा सा, ये मेरा ख्याल है कि मिस्र के करीब वो कब्जे का एक मामला था। उन दोनों वो कब्जा किया करते थे, आपको पता, जो कानूनी बनाते थे, तो उनका आपस में तनाज़े हुआ, फिर उन्होंने, बरतानिया ने सरेंडर किया। उसका फायदा ये हुआ कि फ्रांस और बरतानिया की आज तक दोस्ती चली आ रही है, और आपको पता है वेस्टर्न लाइज का क्या है। तो हम भी यकीन करते हैं, मुझे अवामी सतह पर तो रत्ती भर शक नहीं है, हुकूमती सतह पर भी नहीं है, बीच में लगता है इधर और उधर कुछ हॉक्स हैं जो हमें एक दूसरे के करीब आने नहीं देते। नतीजतन हम बहुत सारे नुकसानात उठाते हैं। हमें बिग पावर्स जो हैं वो यूज करती हैं, प्रॉक्सी के तौर पर यूज करती हैं, क्योंकि उन्हें अपना असला बेचना है। अमेरिका को अपना असला बेचना है, फ्रांस को बेचता है, जर्मनी को बेचना है, और हम सबसे पहले वो चीजें लेने को तैयार हैं। बेशक और भी हम चीजें होंगी। मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल किया, मेरा जवाब ये है कि जो डिप्लोमेसी जो चली थी, और जो बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन कहा जाता है, जो इकोनॉमिक्स वाला, वो ही बेस्ट है। हमें मईशत की तरफ जो देनी चाहिए, और उधर भी इधर भी हम महंगी चीजें दूर से लाते हैं, तो हम क्यों ना हम एक दूसरे के करीब आए और दूसरे की मदद करें। अच्छा, चावला साहब, आपने दो बातें की। एक तो कि पार्टीशन के वक्त जो जिन फैमिलीज ने सफर किया वो तल्ख यादें हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में मेरा ये तासुर है कि ये बहुत सारे पाकिस्तानी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, वो ये शायद समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों ने सफर किया। उनको एहसास नहीं है कि हिंदुओं और सिखों ने भी बहुत सफर किया। तो जब तक हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में, अपने मीडिया में इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो ये बिटरनेस इसी तरह रहेगी। और दूसरा सर, हम अमेरिका और फ्रांस और बरतानिया को जब ब्लेम करते हैं, मेरा ख्याल है वो इतना फेयर नहीं है। उन्होंने असला बेचना है, अगर हम ना खरीदें असला उनसे, हम अपने मामलात को सेंसिबल तरीके से चलाते, तो वो हमें फोर्स नहीं कर सकते थे कि हाँ आप हमारे से असला खरीदें। तो अरविंद, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को, कि जब तक आप बच्चों के जहन में एक वन साइडेड चीज पढ़ाएंगे कि जी हिंदुओं ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया, सिखों ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया, हमें घरों से निकाला, हमें मारा, और जब तक दोनों तरफ का आप नहीं बताएंगे कि दोनों तरफ जुल्म सितम हुआ, तो क्या आप लोगों से ये तवक्को कर सकते हैं कि वो रैशनल बात करेंगे, इस हवाले से कोई लॉजिकल बात करेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। चावला साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, मैं इनकी ज़्यादातर बातों से मुत्तफिक हूँ। हाँ, एक दो बातें जो थीं वो आपने कर दी हैं, उनसे नाइत्तफाकी है। तो देखें साहब, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स के अंदर, और ये अब खैर प्रोफेसर साहब बैठे हैं, खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो इनसे मैं गिला शिकवा कर सकता हूँ कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में तारीख को मस करके झूठी तारीख पढ़ाएंगे, बच्चों को ये कहेंगे कि इस सरजमीने पाकिस्तान में जिसमें हम आबाद हैं, आज से 70 साल पहले ये एक ही धरती हुआ करती थी, और हमारे जो पुरखे हैं उनका भी ताल्लुक इसी मिट्टी से था। आप अपनी शिनाख्त अगर इस मिट्टी में, इस सरजमीने हिंदुस्तान में तलाशेंगे, ठीक है, तो शायद कोई, मैं समझता हूँ, बेहतरी आ सकती है। आपके एंसेस्टर्स ना ही तो तुर्क थे, ना ही कोई अरब थे, वो ज़्यादातर वो हैं इसी सब कॉन्टिनेंट के, इसी सरजमीन हिंदुस्तान की पैदावार थे। तो पहले तो अपनी तारीख को एक्नॉलेज करें और उसमें प्राउड आप फील करें। उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है ये कहने में भी कि जी 10 पीढ़ी पहले या कोई कुछ और पीढ़ी पहले जाके हम कोई हिंदू थे या हम कभी सिख भी रहे थे। चावला इज अ वेरी पॉपुलर सरनेम इन इंडिया, पंजाबियों में तो खास तौर से बड़ा पॉपुलर है जी। तो अगर ये कहना कि हाँ जी वक्त आया जब हमने इस्लाम कबूल कर लिया और आप सिख रहे, लेकिन फिर भी हम भाई भाई हैं, हम दोस्त हैं। हाँ, हमारे इबादत करने के जो तौर तरीके बदल गए हैं, बाकी हम एक ही लोग हैं। ये बात कहने में मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है या किसी को शर्म आनी चाहिए। अब जहां तक ताल्लुक है आपके दूसरे पॉइंट का जी, असला उन्होंने बेचना होता है, हमने खरीदना होता है। ये ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जी पूरी दुनिया में जहां पर
लोग अमन से अपने हमसायों के साथ रहते हैं और उनके ऊपर तो वो दबाव नहीं है जो हमने खामखा अपने सर के ऊपर डाल लिया है। ऐसा लगता है कि ये एक फैशन बन गया है अपनी जो भी गलत हरकत हैं उनके लिए दूसरों को ब्लेम करने का, किसी उनकी वजह से ये हो गया है। किसी की वजह से नहीं हुआ है जी। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान भी हुआ, एक ही साथ हुए और हमने उस वक्त नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट की तो पाकिस्तान ने ये सीटो सेंटो और ये सारे पैक्ट किए अमेरिका की गोद में शुरू दिन से जाके बैठ गए थे। तो फिर उन्होंने आपको जो फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे जैसे इस्तेमाल करना था वो किया और आप होते चले गए। फिर वो चाहे शुरू में अगर हम देखें, पहले तो खैर जो हथियार आपको दिए गए थे वो ये सोच के दिए गए थे कि जी आप सोवियत यूनियन से कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके खिलाफ आप इस्तेमाल करेंगे। इट केम एज अ सरप्राइज इवन टू द अमेरिकन्स जब उन्हीं हथियार का जो हथियार 1947 और 65 से के बीच में दिए गए पाकिस्तान को, जब उनका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ। तो एक सच ये भी है कि हमने कभी आपके ऊपर पहले जंग नहीं करी, जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक से गायब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिनसे बात होती है, आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज में आके मिला हूं मैं उनसे, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने अपने प्रोफेसर साहब से पूछा मेरी मौजूदगी में, ये जो कह रहे हैं क्या ये ठीक कह रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मेरे बच्चों ये ठीक कह रहे हैं। तो कह रहे हैं सर ये हमें तो नहीं पढ़ाते। कहते हैं ये बदकिस्मती है हमारी, तो हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्यों नहीं है यही बातें। ये जो जिस तरह से डिफेंस डे सितंबर में पाकिस्तान में मनाया जाता है, उस तरह से कोई इंडिया का कोई दिन क्यों नहीं हमारी हुकूमत ने मुकर्रर किया कि हाँ 65 की जंग हम जीते, इसलिए स्कूलों में हर जगह पर हमारा भी कोई डिफेंस डे का कोई उसी का इक्विवेलेंट कोई फंक्शन होगा, या 71 का हो या कारगिल का हो। ये चीजें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। जंग को क्या सेलिब्रेट करना, जंग को जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो बच्चों में तो नफरतें ही पलेंगी और क्या होगा। जी इकबाल साहब, पाकिस्तान में एक बड़ा पॉपुलर व्यू है कि इंडिया ने पाकिस्तान को आज तक तस्लीम नहीं किया। तो जब आप उनको पॉइंट आउट करें कि भाई उनकी एम्बेसी है यहाँ पे, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो नई दिल्ली में है और हमारे विजिट्स होते रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहे हैं, तो ये क्या मतलब है इसका तस्लीम नहीं किया? तो फिर वो कहते हैं जी दिल से तस्लीम नहीं किया। अब ये दिल चीर के किसने देखा है? इस तरह हम ये इस मिथ से कैसे निकलेंगे कि जी उन्होंने दिल से तस्लीम नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, आयशा जलाल जैसे, वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो बनाया ही नेहरू ने था। तो आई मीन ये तजादात जो हैं हम कैसे निकलेंगे इनमें से? बहुत शुक्रिया अरविंद साहब ने बड़े दिलचस्प सवालात उठा दिए हैं और मैं जाहिर है अरविंद साहब एक तारीख का तालिब इल्म हूँ, तो जो आप सवाल उठाएंगे तो मैं उसका जवाब भी तारीख के आईने में देने की कोशिश करूंगा। पहले लेकिन चौधरी साहब आपने जो सवाल किया था कि हिजरत के वक्त जो जुल्म सितम मुसलमानों पर इस पंजाब में खासकर हुआ, तो यकीनन वेस्ट पंजाब में सिखों और हिंदुओं पर भी उसी तरह हुआ, उससे ज्यादा हुआ। और मैंने इत्तेफाक से 2 PhD करवाई है, एक लायलपुर पे करवाई है और एक मैंने लाहौर पे करवाई है, और दोनों में हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है किस तरह यहाँ पर लोगों ने हिंदुओं और मुसलमानों को लूटा है, कैसे कत्ल किया है, क्या क्या उनके साथ जुल्म सितम रवा रखा है। इसी तरह रावलपिंडी में अभी कायदा यूनिवर्सिटी में PhD का थीसिस हुआ, वहां पर भी जिक्र, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ यकीनन अगर चंद हमारे बदकिस्मती से लोग, मैं नहीं कहता हिस्टोरियन या सहाफी, मैं कोई इस पे तमीज नहीं लाता, अगर वो ये नहीं मानना चाहते, अगर आपका ख्याल है कि हमारी टेक्स्ट बुक में ये लिखा, और भाई BA लेवल की टेक्स्ट बुक जो है जो उर्दू बाजार में बिकती है और जिनको लिखता है BA गामा BA है और जिसका KK अजीम मजाक उड़ाता है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, तो शकील साहब मैं आप और अहमद साहब जो कि आला किताबें पढ़ते हैं, जिस तरफ आपने कहा आयशा जलाल का जिक्र किया, सिकंदर साहब का आपने जिक्र किया पहले मेरे साथ, या अभी आपने इश्तियाक साहब की किताब का आपने उनसे पूछा, एक उनका अपना व्यू पॉइंट है। इसी तरह हिस्ट्री के हवाले से व्यू पॉइंट है। आपने जैसे अरविंद साहब कहा था, मैंने तो मेरे ख्याल साहब आपका ये जवाब दे दिया टेक्स्ट बुक के हवाले से, ऐसा कोई बात नहीं है। टेक्स्ट बुक में कोई जिक्र नहीं है कि यहाँ पे कोई कत्ल ही नहीं हुआ। टेक्स्ट बुक में कितनी की बातें लिखी जा सकती
ये तो जाहिर है कि स्पेशलाइज्ड स्टडीज होती हैं। इंडिया में भी स्पेशलाइज्ड स्टडीज में जिक्र हुआ है, पंजाब में हुआ है, जहां जहां रिसर्च होती है वहां जिक्र होता है जिस चीज के साथ जुल्म हुआ है, वो से छोड़िए, हमने चूंकि आगे बढ़ना है। दूसरा आपका जो सवाल था कि जी इसी धरती से था, ये नो लेट्स नॉट टेक फॉर ग्रांटेड कि जी हिंदुस्तान पहले दिन से मौजूद था, भारत पहले से मौजूद था, ये लफ्ज उन्हीं का। और भाई अंग्रेजों ने हमें कहा इंडिया, तो हमने इंडिया मान लिया। अंग्रेजों ने हमें कहा इंडस सिविलाइजेशन, तो हमने इंडस सिविलाइजेशन मान लिया। जब आर्यंस आए यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आए तो पहले तो इंडस रिवर को उन्होंने पूछा, यहाँ पार्ट शुरू कर दी। फिर रावी के पास आए तो रावी को महान रिवर मान लिया गया। फिर गंगा जमुना में, आप जानते मुझसे, जाहिर है मेरे बाप भी हिंदू थे, बाज हिंदुओं में से सिख हो गए चावला, और 5% के करीब हम लोग मुसलमान हो गए, शेख कहलाने शुरू हो गए, जो सबको पता है हमारा, तो हम कहलाना शुरू हो गए। जाहिर है कि हम हिंदुओं से 90, मैं कहता हूँ गांधी जी ने मुज़ाकरात में बात हुई, गांधी जी ने कहा जी 95%, मैं कहता हूँ जी 100% ही ले लीजिए, चले नहीं है तो कोई आया नहीं, कोई सैयद आया। लेकिन ये जब कम्युनिटी कम्युनलिज्म में बदलती है, कम्युनलिज्म जब नेशनलिज्म में बदलता है, उसमें फिर तू मैमा पर बात आती है। अगर ये बातें ना होती तो अमेरिका कभी इंग्लैंड से आजादी हासिल ना करता, एक ही कौम थी। और फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक ही कौम बसने वाली 2 ममालिक हैं। ऑस्ट्रिया एक इतनी बड़ी एम्पायर थी, ऑस्ट्रिया से ही जर्मनी पैदा हुआ, इटली पैदा हुआ, अभी भी ऑस्ट्रियन जो है जर्मन बोलते हैं। तो गोया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब नेशन स्टेट आ जाती है, हम इसको इशू नहीं बनाते। नेशन स्टेट के तहत पाकिस्तान बन गया, हम समझते हैं नेशन स्टेट के तहत बांग्लादेश बन गया, छोड़िए जो भी वाकया था। हमें अब सोचना ये है, आगे बढ़ना ये है। पहले बात तो ये तासर निकाल दीजिए, 65 वाली बात आपने बात की है, मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ कि जंगों को हमें एक पैमाना नहीं बनाना चाहिए कि कौन जीता कौन हारा। और फिर ये जो आपने अमेरिका का असले वाली आप दोनों ने बात कही है, मैं उस एंगल से कहता हूँ कि ये जो सुपर पावर्स होती हैं या न्यू कॉलोनियल पावर होती है, न्यू कॉलोनियलिज्म में यही प्रॉक्सी ही तो खेली जाती है। हम क्यों सीटो सैंडो की तरफ गए 55-55? अगर मसला कश्मीर हल हो जाता, और मेरा ख्याल है नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब हल करना चाहते थे, इसीलिए पाकिस्तान ताल्लुकात जो इंडिया ताल्लुकात थे तल्ख नहीं हुए थे 65 वार के वक्त। 65 वार हुई, बेशक कुछ गलती हमारी तरफ से थी, कुछ इंडिया की तरफ से थी, या थर्ड पार्टी करवाना चाह रही थी, व्हाटएवर। देखिए पाकिस्तान के पास तो मौका था 62 में, जब इंडिया चाइना ताल्लुकात जंग हो रही थी। पाकिस्तान ने उस मौके पे एडवांटेज नहीं लिया, जो आपने कहा ना, अमेरिका ने रोक दिया, उन्होंने कहा जी हम आपका मसला हल करवाते हैं, कश्मीर का मसला हल करवाते हैं। बहरहाल अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं उस माजी तल्ख बातों पे नहीं जाना चाहता। आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं आया हूँ 2015 में, मेरा ख्याल 14 या 15 में इंडिया भारत, और 75वीं हिस्ट्री कांग्रेस थी JNU में। वहां पर इरफान हबीब साहब और वो उन लोगों ने वो बहुत इज्जत दी, मैं भी गया, सारे हिंदुस्तानी वहां मौजूद थे, मेरे ख्याल 3500 के करीब सारे हिस्टोरियन मौजूद थे। वहां पर रेजोल्यूशन पास हुई बीजेपी के खिलाफ कि जी आप टेक्स्ट बुक को बदलना चाहते हैं और वो आप एक खास नैरेटिव देना चाहते हैं जो नफरत पर मबनी है। अच्छा, वो हमें कोई पता नहीं था, बिल्कुल मुझे नहीं अंदाजा था, लेकिन वो रेजोल्यूशन पास हुई, एक खास जगह पर हमने पास करवा दी। क्या उसका असरात हुए? मैं आपसे दुआ करता हूँ, अगर नफरत पर मबनी मवाद कहीं भी है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो हिंदुस्तान में है, हमें वो मिटाना पड़ेगा। और वो नफरत को कैसे मिटाना पड़ेगा? जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को मस्बत बातें बताएंगे, तो मैं में नहीं जाएंगे। जाहिर है, आप छोड़ दीजिए, ये जो हिस्ट्री जो है ना, बड़ी जालिम शय का नाम है। एक वक्त था कि हिंदुस्तान भी कोई नहीं होता था, वो भी मुख्तलिफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। एक वक्त था तो पूरा यूरोप होली रोमन एम्पायर का हुआ करता था। उनने, जब आपको पता है लीग ऑफ नेशन बनी तो 25 सिर्फ रियासतें थी, ओनली 25 मेंबर्स। और लीग, अब यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर शकील साहब का तो ये एरिया है, ये चाहते हैं कि अभी कितने ममालिक आ गए हैं। तो गोया हर जगह से कौमें उठती हैं, ममालिक बनते हैं, लेकिन बनते रहे। नफरतें, अगर कोई भी तनाज़े, पहले देखे ना,
हम करते क्या है, इख्तिलाफ राय को हम तनाज़े में बदल देते, तनाज़े में फिर दुश्मनी को बदलते हैं, दुश्मनी को हम जंगों में बदलते हैं। इसीलिए दुनिया में हम अमन नहीं कायम कर पाते। तो जब हम अमन नहीं कायम कर पाते तो इसलिए हमारे मसाइल जो है दो तरफा इंडिया पाकिस्तान के, जो मैंने असले की बात की थी, अब असला तो इंडिया खुद बना रहा है, पाकिस्तान खुद बना रहा है, एटम बम हमने खुद बना लिए, और हमें ये भी नहीं पता कि इसका फायदा हमें ही होगा या नुकसान भी हमें ही होगा, ये भी नहीं हमें पता। तो बहरहाल मेरी राय तो ये है कि हमें वो कॉमनैलिटीज तलाश करनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम डिसिमिलरिटीज और कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट को हम तलाश। अच्छा, उसमें चावला साहब बात ये है ना, अब जैसे कश्मीर की आपने बात की, आप अगर अपने बच्चों को बैलेंस तरीके से कश्मीर इशू भी समझाएंगे तो वो ज्यादा रैशनल तरीके से सोचेंगे। अब जो है हमारी हुकूमतें खौफजदा होती हैं कि अगर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया कश्मीर पे तो अगले दिन हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा। इसलिए कि अवाम को आपने सच नहीं बताया, आपने एक ब्रेन वॉशिंग की। इसी तरह 65 की जंग में हुआ, कौम को इतना प्रोपेगेंडा दिया गया, इतना प्रोपेगेंडा फीड किया गया कि हम फतह याब हो गए हैं, हम हर महाज पे जीते हैं, हम ये हो गया। उसके बाद फिर जब हकीकत खुली कि अयूब खान ने ताशकंद पे साइन कर दिए तो पाकिस्तानियों ने क्या कहा, हमारे साथ धोखा हो गया। अगर उनको इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा ना फीड किया जाता तो अयूब खान के लिए भी इतनी मुसीबत ना बनती। इसी तरह कश्मीर के ऊपर लोगों को सच नहीं बताया जाता तो वो इमोशनल तरीके से उस पर सोचते हैं, वरना अगर आप ये लोगों को सच बताएं। मैं खुद हैरान हुआ कि सिकंदर बलोच साहब ने, वो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, रिटायर्ड, मुल्तान में रहते हैं और नवाए वक्त में वो कॉलम लिखते हैं। उन्होंने ये लिखा कि पठानों का जो इन्वेजन था, ट्राइबल इन्वेजन, वो सबसे बड़ी वजह बनी कश्मीर के इंडिया से एक्सेशन की। हमारी किसी किताब में आप ये नहीं करेंगे। उन्होंने और गलतियों की भी निशानदेही की। उसके बाद सर ये देखिए कि इंडिया ने, सरदार पटेल ने ऑफर की कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। सरदार शौकत अयाद साहब कहते हैं कि मैंने लियाकत अली खान से कहा कि आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, इतनी बड़ी रियासत हैदराबाद दक्कन छोड़ के मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। आज हम अपने बच्चों को ये बातें नहीं बताते और इसी वजह से वो इमोशनल तरीके से सोचते हैं और कोई भी हुकूमत वो खौफजदा होती है कि कश्मीर पे हमने अगर 1 इंच भी कंसीड कर लिया तो हमारा तख्ता उल्टा जाएगा। अरविंद, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? प्लीज। चावला साहब, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे अपना कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो सर। तो मैंने भारत का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा सरजमीन हिंदुस्तान। और जब से मुगल यहाँ पर आए उसके बाद से इस खित्ते को हिंदुस्तान के नाम से ज्यादा जो है उसको जाना गया। और अंग्रेज भी आया जब यहाँ पर, तो उसके बाद हमने जब अपनी पहली जंग आज़ादी लड़ी तो बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ी। शहनशाह हिंदुस्तान उनको कहा जाता था, तो इसलिए मैंने हिंदुस्तान कहा है साहब। तो एज लॉन्ग एज हम अंग्रेजों के आने से पहले मुगल दौर पे भी अगर हम आके और अपनी तारीख को वहां से शुरू कर लें कि जी हम एक मुल्क बन गए थे, ठीक है, एक हमें कोई बाहर की दुनिया में कोई जानता था तो ये बड़ा एक पॉपुलर नाम था हिंदुस्तान। तो उसमें ये कहना कि जी इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, अंग्रेज के आने के बाद एग्जिस्ट किया, तो इंडिया तो अंग्रेज के आने के बाद एग्जिस्ट हुआ, लेकिन हिंदुस्तान रहा साहब, हिंदुस्तान उससे पहले था। और हिंदुस्तान जब से इस सरजमीन हिंद पे जब से मुसलमान और हिंदू साथ साथ रहते आए हैं इस गंगा जमुना तहजीब के अंदर, तब से हिंदुस्तान एक बड़ा आम सा लफ्ज है। हमारी जंग आजादी में भगत सिंह ने भी जब इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो उसके साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगाया। और हिंदुस्तान के बारे में जब एक आम जो एक मिसकंसेप्शन है दोनों मुल्कों में, वो ये है कि जी ये कोई हिंदुओं का मुल्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये दरियाए सिंध के इस पार का जो इलाका है उसमें वहां पे रहने वाला हर शख्स जो है उसको हिंदू के नाम से जाना जाता था। आज भी अरब में अगर आप चले जाएं तो वो हिंदी कह के बुलाते हैं, फिर वो चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। तो अब आते हैं साहब कश्मीर के ऊपर। तो कश्मीर पे मैं समझता हूं कि इंडिया का कम से कम जैसा भी है हमारा एक लीगल केस है जिसको लेकर पंडित नेहरू गए यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन के बाद रेजोल्यूशन पास किए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन तो
अप्रैल 1948 का है, जिसको कि हर दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों या फॉरेन मिनिस्टर हों बार बार कोट करते हैं कि देखें जी, वादा किया था हमसे कि ये आप प्लेबिसाइट करवाएंगे और प्लेबिसाइट कभी हुआ नहीं। इससे पहले कि मैं अपना कोई जो है मौकफ दूं, और ना सिर्फ मेरा मौकफ बल्कि जो एक वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है मैं उसको रखूं, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि पाकिस्तान का क्या लीगल बेसिस है जी कश्मीर के ऊपर। जी, मैं हमसे आप पूछ रहे हैं? जी 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 आपसे पूछा है सर, आपसे पूछा। अच्छा, पहले तो मैं आपकी जरा तस्दीक कर दूं कि आपको अपना लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको आज़ादी का मिला है अंग्रेजों से, हमें भी मिला और आपको भी मिला, उसमें भारत ही लफ्ज लिखा है आपने। यू ऑप्टेड फॉर भारत, नॉट फॉर हिंदुस्तान। ठीक है, आजादी के बाद की बात है सर। हाँ, ये इस पे बात कर ली मैं, लेकिन आपको इसलिए मैंने भारत बोला है। बाकी मैं आपसे थोड़ा करता हूँ, हमें जब कॉमनैलिटीज तलाश करनी है तो हिंदुस्तान, बिल्कुल हिंदुस्तान है। तभी तो इलामा साहब ने कहा था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, और भारत भी रहा, इंडिया भी रहा, दोनों हम लफ्ज चलते हैं। दूसरा आपने जो कहा ना शकील साहब, मेरी पोस्ट डॉक है ही लॉर्ड माउंटबेटन पे है, तो मैंने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं और मसला कश्मीर को भी उन डॉक्यूमेंट की रोशनी में मैंने पढ़ा हुआ है, उस पर मैंने लिखा हुआ भी है। तो आपने जो कहा ना सर, वो बात उन्होंने ये कहा कि जी जो रियासत प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में शामिल होना चाहे, हिंदुस्तान में शामिल होना चाहे, आजाद है, लेकिन दो शराइत होंगी। पहले ये कि वो किसके करीब है, दूसरे ये कि आबादी, उसकी जो पॉपुलेशन है वो किसके हक में फैसला करती है, और वो ये राजा और उसके हवाले से नहीं है। रहा जो शकील साहब आपने जो पहला जो कहा था ना, मैं आपसे टोटली इत्तेफाक करता हूँ। कहाँ पाकिस्तान से गलती हुई? जूनागढ़ से, हैदराबाद से गलती हुई बिलाशुबा। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी, मैंने तो डॉक्यूमेंट देखे हैं, उन्होंने भी ये मैसेज दिया, और सरदार पटेल भी, आप जो कहते हैं आप ठीक कहते होंगे, मैंने नहीं देखा, सरदार पटेल ने भी कहा होगा कि यार कश्मीर ले लें। तो ये जो अरविंद साहब, इसका तो सीधा सीधा जवाब ये कि जब वो खुद सरेंडर करने को तैयार हैं, पॉपुलेशन कश्मीर की देख लीजिए, और वो जाहिर है कि डोगरा जो राजा था उसका। लेकिन जो आपने शकील साहब बात की है कि वो जो पठान आए, फ्रंटियर से पठान आए, उन्होंने अटैक किया, तो गोया हम इंतजार कर रहे थे कि वो पठान आएंगे और फिर आप लॉर्ड माउंटबेटन के साथ आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो एग्रीमेंट में चला जाएगा। इत्तेफाक से मैंने ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब जुलाई में कश्मीर का दौरा करते हैं, ये मेरे ख्याल 25-27 पूरा हफ्ता वहां रहते हैं, और पूरा हफ्ता रहते हैं वहां पर उनकी क्या एक्टिविटीज है। साउथहैम्पटन में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पेपर्स मौजूद हैं, वो फाइल मुझे नहीं दी गई थी, मुझे नहीं मिली, कि मैं देखना चाहता था क्या सरगर्मियां हैं। मैं फिर भी इत्तेफाक करता हूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने गलत किया, जंग जारी रहने देता, मजीद एक्सपोज होता। लेकिन मैं अरविंद साहब आपको जवाब दे दूं, जब उनको कत्ल हुआ लॉर्ड माउंटबेटन का, तो इंडिया में 7 दिन का शोक मनाया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन ही को आपने अपना पहला इंडिया का, आजाद इंडिया का आपने गवर्नर जनरल माना। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं है, पोजीशन तो ये है कि जी जो उसने कहा, यहाँ तो क्लियर कट जैसे अवार्ड करता, अवार्ड नहीं किया उसने, जैसे यहाँ पर पंजाब की तकसीम और बंगाल की तकसीम में अवार्ड आया, यहाँ पर भी अगर वो अवार्ड कर देता। और वीपी मेनन की खुद किताब पढ़ लीजिए आप, वो बड़े फखर से कहता है, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने चंद दिनों में तकरीबन 550 पौने 600 प्रिंसली स्टेट्स थी, चंद दिनों में उन्होंने इंडिया के अंदर सम कर ली। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना, इवन आपको बलोचिस्तान में हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। तो मैं कोई, आपने जो के सवाल कहा लीगली, मुझे उसका लेटेस्ट पोजीशन नहीं पता कि जी यूएन में गया, यूएन में भी हमारा केस इसलिए मजबूत था कि जो पैरामीटर्स जो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी स्पीच में कहे, स्टेटमेंट्स में कहे, और उस पैरामीटर के तहत वो पाकिस्तान में आता था।
अगर नहीं आता था तो आज भी ऐसे कर लेते हैं, आज ही आप कर लीजिए, मेरा ख्याल है। यूएन में सर लॉर्ड माउंटबेटन की स्पीचेस तो किसने देखी हैं, सारी किसने नहीं देखी हैं। मैं मसले को देखता हूं जब से ट्राइबल इन्वेजन हुआ है। ट्राइबल इन्वेजन हुआ उससे पहले क्या सूरत हाल थी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था आपकी हुकूमत ने कश्मीरियों के साथ में, महाराजा कश्मीर के साथ में, कि आप उन पर अटैक नहीं करेंगे और उस दौरान टेलीकम्युनिकेशंस, पोस्टल्स, ट्रेड ये बदस्तूर जारी रहेगा। तो अपने बच्चों को ये भी बताएं कि कश्मीर तो आजाद ही था। आज भी अगर कोई उस जमाने में अगर महाराजा कश्मीर ने ये फैसला लिया होता कि ना मैं पाकिस्तान के साथ इल्हाक करूंगा ना हिंदुस्तान के साथ, और मैं अपना आई टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट, तो इंडिया ने क्यों नहीं अटैक किया उनके ऊपर कि आप इससे पहले कि ये वक्त जाया हो और हम भी हमला करें और हम भी एरिया कैप्चर करें। इंडिया ने तो कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी नहीं साइन किया। आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के बाद में उसकी वायलेशन की और ये कहा कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये तो जी ट्राइबल्स हैं जो खुद अपने मुसलमान भाइयों की आवाज सुन के और आगे चले आए हैं। इस बात को, ये आपकी ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी थी। जनरल ग्रेसी को जब ये कहा गया कि आप जाएं और कश्मीर में आर्मी एक्शन लें, तो जनरल ग्रेसी जवाब देते हैं कि मैं ऑर्डर्स लेता हूं दिल्ली से, मैं यहां से ऑर्डर नहीं लेता हूं। ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर, वो जब मामला हुआ है साहब, तो उसके बाद में आपका केस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी डेलिब्रेशंस हुई हैं, वहां पर जो भी रेजोल्यूशंस आए हैं, उसके अंदर जो सबसे मुस्बत जो रेजोल्यूशन है वो है अप्रैल 1948 का। आपने कहा कि हमारा केस मजबूत था। अगर मजबूत था तो उसी रेजोल्यूशन के हवाले से सब 3 शराइत रखी गई थी। सबसे पहली शराइत ये थी कि पाकिस्तान अपने यहां से जितने भी ट्राइबल्स हैं, नॉन कश्मीरी जितने भी हैं, पंजाबीज, उनको बाहर निकाले। इंडिया भी अपनी फोर्सेस हटाए, लेकिन और इंडिया को इजाजत होगी कि वो मिनिमल प्रेजेंस वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस को रख सकता है। जब ये सवाल पूछा गया कि इंडिया को फोर्सेस रखने की इजाजत क्यों है, हमें क्यों नहीं है, हमें पूरा वहां से बाहर क्यों निकलना पड़ रहा है, तो जवाब ये दिया गया है साहब कि पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन एग्रेसर। यूनाइटेड नेशंस में आप इस मसले को नहीं लेके गए थे, यूनाइटेड नेशंस में पंडित नेहरू लेकर गए थे इस मसले को, और उसकी शरायत ये, पहली शरायत ये थी एंड कंडीशनल थी कि आप ये और सीक्वेंशियल थी कि पहला काम आप ये करेंगे, फिर इंडिया ये करेगा, और उसके बाद में इंडिया वुड अपॉइंट वहां पे प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर और फिर इंटरनेशनल वॉच एजेंसी के तहत में वहां पे रायशुमारी होनी थी। लेकिन आपने अपनी फोर्सेस कभी नहीं निकाली। आज अगर आप कहें 70 साल बाद, जैसे आपने कहा जी आज करवा लें, अब मैं ये कहूंगा सर, तब से लेकर अब तक अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। ये नहीं होता है कि आप ये आज आप कहें उठ के 70 साल बाद का जी आज हम उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। द मोमेंट यू डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडिया इन 1965, फिर आप समझ लें कि वो सारी बातें बैक बर्नर पे चली गई हैं। यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर खुद कोफी अन्नान साहब ने कहा है कि अब उनके कोई मायने नहीं रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो लाहौर डिक्लेरेशन की स्पिरिट में अपने मामलात को ठीक करें। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको बताने चाहिए। जैसा भी था अच्छा, फिर महाराजा कश्मीर का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में पाकिस्तान में एक आम राय है कि जी वो तो झूठा डॉक्यूमेंट है, वो तो एक जाली दस्तावेज है। वो झूठा है, जाली है, जैसा भी है, हमारे पास कुछ है तो सही, आपके पास नहीं है साहब। और मैं तू मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेट्स गेट द फैक्ट्स राइट। आपने उनके ऊपर अटैक किया है। आप आज बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि अरविंद भाई ऐसा क्यों नहीं कर देते कि आप भी पीछे हट जाएं और हम भी पीछे हट जाएं और कश्मीरियों को मुकम्मल आजादी दे दें। तो जब ये बात उठती है तब पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सर, आप जिस एरिया के अंदर जिस खित्ते को आजाद कश्मीर कहते हैं, जिसे आपने अलग परचम दिया हुआ है, जो कुछ भी है, आप वहां के लोगों से जाकर मिलें, उनसे बात करें, तो आपको पता चलेगा कि ट्राइबल्स ने वहां पर किस किस्म का जुल्म लोगों के ऊपर ढाया है। वो कहते हैं ना कि मुसलमान
लूटता सबको है लेकिन मारेगा सिर्फ काफिर को। तो मारा काफिरों को, लेकिन मुसलमान औरतों के भी कानों से बालियां नोची हैं, उनके भी घरों में जाके लूट मार करी है, ये भी बताएं। अच्छा, चावला साहब, आपने जूनागढ़ की भी बात की। तो सर, जूनागढ़ ने जब एक्सेशन की ऑफर की पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को कहना नहीं चाहिए था कि भाई ये वर्केबल नहीं है, हमारी एरिया भी कंटिगुअस नहीं है और आपकी मेजॉरिटी मुसलमान पॉपुलेशन नहीं है, इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। और इस पे सर एम्बेसडर शाहिद अमीन ने जो अपनी किताब लिखी है फॉरेन पॉलिसी पे, उसमें उन्होंने कहा है कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके पाकिस्तान ने बड़ी गलती की, उससे कश्मीर पे हमारा केस इरोड हो गया। तो सर ये चीजें भी तो हम बच्चों को बताएं ना कि हमने क्या क्या गलतियां की, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद हमने ट्राइबल्स भेजे, उनकी सप्लाईज बंद कर दी, यहाँ से मट्टी का तेल यहाँ से जाता था, नमक यहाँ से जाता था, बाकी चीजें यहाँ से जाती थी। और ये चीजें सर सिकंदर बलोच साहब ने उस नवाए वक्त के आर्टिकल में लिखी हैं। शुक्रिया शकील साहब, अरविंद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त जाया नहीं हो रहा, मैं तो आपसे बहुत सीख रहा हूँ, आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि हमें देखना है वे फॉरवर्ड। लेकिन चूंकि सवाल भी आप कर रहे हैं साथ सच के साथ आप कर रहे हैं, तो फिर मुझे एज ए तारीख के तालिब इल्म के तौर पर जवाब भी देना पड़ता है। मैं यकीन इत्तेफाक नहीं करता हुकूमत पाकिस्तान के उस फैसले से जूनागढ़ और हैदराबाद के हवाले से। मैंने अपने आर्टिकल में शकील साहब रिसर्च आर्टिकल में लिखा हुआ है, मेरे अलावा आप खुद हवाला दे रहे हैं कि कितने लोग लिखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहा यह कि जी टेक्स्ट बुक में कितनी की मालूमात दी होती है शकील साहब, 100 पेज की 150 पेज की किताब, FA BA की किताब, उसमें कितनी की कौमों का जहन बदला जा सकता है या बदलता है। ये जो जहन साजी होती है वो आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर होती है। वहां पर आपको पता है जैसे हमारा माहौल था यूनिवर्सिटी में, कितना हम क्रिटिकल एनालिसिस किया करते थे, हम अपने उस्ताद से सवाल करते थे। आपका जो कहा ना जी कश्मीर में आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है कि आप यहाँ पे फ्रंटियर आए, और उन्होंने यकीनन जब वो आए हैं इन्वेजन आप कहते हैं या वो लिबरेटर समझते हैं अपने आप को, ये देखें ना नैरेटिव है ना। एक तरफ अगर आपको आपका बंदा मारा जाता है, वैसे इंडिया में जो हिंदुस्तान में उस वक्त आजकल है ना, भारत में मुसलमान भी फौज में शामिल थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू ही थे शामिल। और आपको तो पता है 71 की वार में दो तरफ से कौन कौन लोग अहम लोग शामिल थे फौज में। तो यकीनन जो ट्राइबल साइकी है ना, वो एक अपनी साइकी है, उन्होंने जहां पर आजादी दिलाई है वहां पे लूटमार भी की होगी, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन ये एक अपनी उनकी साइकी है। रहा ये कि देखे जनरल ग्रेसी अगर नहीं बात मानता, ऑकलिक नहीं मानता, लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर भागकर अपने हड़प करना चाहता है, और वो सरदार पटेल को, VP मेनन को, जवाहरलाल नेहरू को वो कश्मीर को इलाहाक करवा लेना चाहता है। जब जूनागढ़ की बात आती है, हैदराबाद की बात आती है, तो वो फौज कशी करवा देता है, वो फौज भेज देता है, वो अग्रेशन करवा देता है। तो देखिए ना, मैं जो पहले कहा था कि ये जो इंपीरियलिस्ट होते हैं ना या कॉलोनियल मास्टर होते हैं, उनकी अपनी साइकी होती है, तो वो उन्होंने कॉलोनियल पीरियड में भी है और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में भी नजर आता है। यही मैं सबसे ज्यादा एक क्विकली सर, वक्त बहुत हो चला है, मैं जल्दी मेरा ख्याल बड़ा ब्रीफ हमें रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए मैं ब्रीफ करना चाहता हूं ताकि डिबेट आगे बढ़े और भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके। सर ऐसा है, मैंने बलूचिस्तान के एक्सेशन के बारे में बात नहीं करी। जाहिर सी बात है कि इंडिया का एक्सेस बलूचिस्तान को हो ही नहीं सकता था, यू हैव टू गो वाया पंजाब, और पंजाब बिलोंग्स टू, वेस्ट पंजाब बिलोंग्स टू पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है कि एक ईस्ट पाकिस्तान होगा, एक वेस्ट पाकिस्तान होगा, एक बीच में हैदराबाद दक्कन भी पाकिस्तान होगा? आई मीन किस तरह के लीडर्स थे पाकिस्तान के, क्या उनका विजन था? क्या पंडित नेहरू को जब खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि यू हैव लेफ्ट अस टू द वोल्व्स, पंडित नेहरू कुडंट से मच। वो क्या करते? उन्हें पता है कि रियलिटी यही है, इसके ऊपर अब शोर डालने का कोई फायदा नहीं है। वो बात और है कि वहां पे जब बाद में वहां खुद रायशुमारी हुई तो मुसलमानों ने 99% लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज सर, हैदराबाद दक्कन आपका कभी हो ही नहीं सकता था। अगर कोई पॉसिबिलिटी थी
तो जम्मू कश्मीर आपका हो सकता था अगर आप उसको डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अगर आप उसको परसू करते। माउंटबेटन साहब ने एक वक्त के लिए मान लिया जाए कि इंडिया का केस वहां पे जाके प्रेजेंट किया, हो सकता है महाराजा को कहा कि जी आप इंडिया में शामिल हो जाएं। तो किसी से जाके और बात करना और किसी के ऊपर जंग कर देना, ये दो अलग बातें हैं। कोशिश तो जिन्ना साहब ने भी, दो कौमी नजरिया और ये सारा गड़ा पाकिस्तान बन गया था, उस दौरान वो महाराजा जोधपुर को बोल रहे थे कि मैं आपको जो है जोधपुर से कराची बंदरगाह तक डायरेक्ट रेलवे एक्सेस दूंगा ताकि आप अपने हथियारों के कारोबार को आगे आप परसू कर सकें, आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। उन्होंने सिखों को भी कहा कि आप भी पंजाब का जो है डिवीजन ना कराएं, महाराजा पटियाला और हरदीप सिंह और तमाम वहां पे लोगों को बिठा के। तो जब सिखों ने ये कहा कि जिन्ना साहब नहीं, क्या कहते हैं, जिन्ना साहब कहते हैं कि माय फ्रेंड, पाकिस्तान में जो है नहीं, वो पहले उन्होंने खैर वो सिखों ने कहा पहले कि जी आप ये बताएं कि कल को खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है और मुसलमानों के साथ हमारा, तो आप किसका साथ देंगे? तो उन्होंने कहा कि माय फ्रेंड, माय वर्ड इन पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो उसके बाद सिख लीडरशिप कहती है कि तब हमें ये यकीन हो गया कि अब यहां से आगे बात नहीं हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि अब से कुछ महीने पहले ही मार्च के टाइम पे रावलपिंडी, मुल्तान और यहाँ जो फसादात हुए उस पर जिन्ना साहब ने एक स्टेटमेंट नहीं दी, लियाकत अली खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, नवाब ऑफ ममदोट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो आप ये कहें कि जी अब ये सिख हमारे साथ आ जाएंगे, इतना कुछ हो जाने के बाद में जिन्ना साहब किस ख्वाबो ख्याल की दुनिया में थे? दो कौमी नजरिया याद नहीं आया उनको उस वक्त कि जी हम तो दो अलग अलग कौमें हैं और आप इस्लाम के नाम पर मुल्क बना रहे हैं और बाद में हिंदू लीडर्स को या सिखों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। ये प्योरली पावर पॉलिटिक्स का गेम था एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट। प्लीज सर। अच्छा, चावला साहब जी, चावला साहब, सैयद अली गिलानी जो हैं कश्मीरी लीडर पाकिस्तान में, वो ही इज द मोस्ट पॉपुलर कश्मीरी लीडर इन पाकिस्तान। वो ये कहते हैं कि एक मुसलमान के लिए या मुसलमानों के लिए किसी भी नॉन मुस्लिम सोसाइटी में रहना, सेकुलर सिस्टम के तहत रहना, ये नामुमकिन है। ये ऐसे ही है जैसे मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। और वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। इसी तरह से मसूद खान जो प्रेसिडेंट हैं AJK के, उन्होंने भी कहा कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे हम ये मसला हल करना चाहते हैं। तो क्या दो कौमी नजरिया अब तक वैलिड है? अगर ये वैलिड है तो फिर इंडिया में जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको भी हमें पाकिस्तान बुला लेना चाहिए? और जो पाकिस्तानी चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कनाडा चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, उनको भी वापस बुला लेना चाहिए? क्या करें? बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल। सवाल अरविंद साहब ये है कि जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इंडियन नेशन है, तो फिर इंडियन नेशन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर हमें बताने पड़ेंगे। इंडियन नेशन कैसे बनती है? जुबान पे बनती है, कल्चर पे बनती है, ज्योग्राफी पे बनती है, रिलीजन पे बनती है? क्या हमारी कोई हिस्टोरिकल रियलिटीज ऐसी थी, हीरोज ऐसे थे? मैं उन लंबी तकरीर में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये दो कौमी नजरिया में भी यकीन खामियां थी। जैसे शकील साहब आपने बिल्कुल सही कहा, ये 1940 की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच में उन्होंने कहा कि हम ये जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हम बनाएंगे तो माइनॉरिटीज हमारे साथ होंगी, इसी तरह जो रिमेनिंग हिंदुस्तान रह जाएगा वहां पर भी माइनॉरिटीज होगी और हम इंटरनेशनल ट्रीटीज के जरिए माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे। और वो जो याद है मुझे शकील साहब, आज भी हम वहां बात करते थे, आप कहते थे अगर पंजाब और बंगाल डिवाइड ना होता तो उस कम अज कम यहाँ पर माइनॉरिटी 30% के करीब होती पाकिस्तान में। लेकिन जिना यही तो मॉडल चैलेंज कर रहे थे कि जनाब आप जब नेहरू रिपोर्ट देते हो तो आप सिवाय हम यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना, अन्ना मंडे शीर नहीं तो मोट मोट अपने कार, हर चीज अपने ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए करते हो। जब आप कांग्रेसी वजारतें लाते हैं तो तब आप वो पॉलिसीज लाते हो जिसमें जाहिर है मेजोरिटोरियन जो रूल है वो डेमोक्रेसी की एक अपनी खूबी और खामी भी है। तो जब आप ये देखते हो तो फिर वो दो कौमी नजरिए को तक़वियत मिलती है। फिर जब तकसीम का मंसूबा आ जाता है, उस तकसीम के तहत आपने कहा जी वो बंगाल में वो इतना दूर मुल्क
वो तो 1946 में हसैन शहीद सोहरावर्दी ने कहा कि जो हम एक मुल्क दोनों एक फेडरेशन के अंडर आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बन गया, राइट और रॉन्ग, जो लोग, ये जो आपने शुरू में शिकवा किया था कि ये जो बार बार लोग सवाल उठाते हैं कायदे आज़म के, उस मसले पे आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम चले जाते हैं। कायदे आज़म को देखना है ना, जैसे तो फिर गांधी को भी देखना पड़ेगा, फिर नेहरू को भी देखना पड़ेगा, फिर हमें पटेल को भी देखना पड़ेगा, फिर हमें सारे उस वक्त के फिनोमिने को, जो 40s का फिनोमिना है, 30s का फिनोमिना है, और उसमें फिर हमें शुद्धि संगठन को देखना पड़ेगा, फिर हमें ये जो इंतहा पसंद जो तंजीमें हमारे यहाँ मुसलमानों में शुरू हुई, इंडिया में हिंदुओं में शुरू हुई, वो देखना पड़ेगा। रहा आपका सिख वाला सवाल, देखिए 40 के बाद उन्होंने खालिस्तान का नारा लगाया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद एहतमाम किया, जिन्ना को कहा कि यार आप पंजाब को तकसीम करेंगे, ये अच्छा नहीं होगा, आप इन्हें शामिल कर लें खालिस्तान को। मैं पंजाब को तकसीम इसलिए करना चाहता हूं कि खालिस्तान बने। अगर आप खालिस्तान इधर ये शामिल हो जाते हैं तो इनके जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं और सारी चीजें आपके, वो मुज़ाकरत कामयाब नहीं हुए। अच्छा हुआ बुरा हुआ तारीख में हम नहीं जाना चाहते। रहा ये जो आपका ये जो दूसरा सवाल था कि जी लिविंग टू द वुल्व्स, जो गांधी जी को उन्होंने कहा, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। बात मेरी इतनी है कि सारी जिंदगी इंडियन नेशनलिज्म इन दैन यकदम पता चला कि मैं पख्तून दिखाना, तो वो शकील साहब यकदम पता चले कि मैं पंजाबी है, अम्बालवी है, जलंधरी है, तो वो फिर आपका सारा नैरेटिव, सारा जो आप बेसिस बनाते हो नेशनलिज्म की, वो फिर वीक पड़ जाती है। जी मैं चावला साहब, मई 47 में जिन्ना साहब ने माउंटबेटन को लिखा कि आप पंजाब को मत तकसीम करें, इसलिए कि एक पंजाबी जो है वो पहले पंजाबी होता है, उसके बाद वो हिंदू या मुसलमान या सिख होता है। ये बात को मत तकसीम करें, ये बात बंगाल को मत तकसीम करें। एक बंगाली पहले बंगाली होता है, उसके बाद वो मुसलमान या हिंदू होता है। उस पे सर माउंटबेटन ने कहा था, आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया इस मुल्क को मुत्तहिद रखने का, इसलिए कि एक इंडियन जो है ना वो पहले इंडियन होता है, उसके बाद मुसलमान, हिंदू या सिख होता है। तो दो कौमी नजरिए का तो जिन्ना साहब ने पक्का कर दिया ये बात करके। ये बहुत अच्छा सवाल, आप पहले भी कई जगहों पर ये बात कर चुके हैं। मैं दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं इत्तेफाक से लेथिको पेपर्स मैंने देखे हैं, माउंटबेटन देखे हैं, पीबल के पेपर देखे हैं, जितने भी 40s के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और पार्टी के हैं, इधर मुस्लिम लीग के हैं, कांग्रेस के देखे हैं। ये मैं आपका ये जो लेटर है ये भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ मुझे शेयर कीजिए। मैं ओवरऑल जिंदगी का आर्गुमेंट दे रहा हूँ। 40 तक उनका आर्गुमेंट कोई अलहदा मुल्क का सवाल नहीं था, ठीक है। वो दो कौमी नजरिया, उनसे मुराद ये थी, जैसे आपने कहा कि सिंधी, पंजाबी और बंगाली, पख्तून वगैरह वगैरह हिंदुस्तान में भी है, बहुत सारी रियासतें हैं जिनको जुबान की बुनियाद पर है, वो तो था। लेकिन जिन्ना का जो कॉन्सेप्ट था 40 में, जब उन्होंने कहा दो कौमी नजरिए से मुराद, उन्होंने फिर कहा कि अब हम एज ए नेशन, हमें मुल्क चाहिए, नेशन चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए। उस नेशन स्टेट को जो उन्होंने नैरेटिव दिया, तो वो फिर रिलीजन को, प्योरली रिलीजन को बेस बनाया। उस रिलीजन को बेस बनाते हुए उन्होंने कहा इस जोन में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में मुसलमान अक्सरियत में होंगे और अकलियतें भी होंगी, माइनॉरिटीज भी होंगी, रिलीजियस माइनॉरिटीज भी होंगी, अदर माइनॉरिटीज भी होंगी। और वो इससे भी आगाह थे। 40 की स्पीच को पढ़ लीजिए कि बाकी मानदा हिंदुस्तान में मुसलमान रह जाएंगे, और उनको वो भी साथ साथ गाइड करते रहे, और वो बड़ी मुहिम भी चलाई गई कि यार आप पाकिस्तान बना देंगे तो हमारा यूपी, सीपी, बम्बई, मद्रास में क्या बनेगा। तो वो यकीनन, जितना मैं समझता हूँ कि कौमें कैसे बनती हैं। अरविंद साहब, आप ऑस्ट्रेलिया में शायद बैठे हैं इस वक्त। एक जोग्राफियाई हुदूद में रहने वाले तमाम लोग एक कौम है, उनका कास्ट, क्रीड, कलर, उसका उनका मजहब जो भी हो, इट्स इररेलेवेंट। और ये इंडिया का प्रिंसिपल था। मैं कोई 1000 साल पहले में नहीं जाता, मैं 47 से शुरू करता हूं। तो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है तो हम वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें साहब,
मजहब के नाम पर मुल्क नहीं बनते। और जिन लोगों का ये कहना है कि जी, और मैंने भी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं, मुतालिया पाकिस्तान ये कहता है कि मुसलमान जहां अकलियत में हो वहां वो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकता, इसलिए उसे चाहिए कि वो अपने लिए एक नया मुल्क तख्लीक करे जहां पर वो सुन्नत के ऊपर और शरिया के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सके। जिस जिस सुन्नत और शरिया का वादा किया गया था वो तो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जिस इस्लामिक मुल्क का वादा किया गया था वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपकी मजहबी जमातों का ये शिकवा है। मैं बकौल उनके ये बयान दे रहा हूं। तो हिंदुस्तान की हुदूद में रहने वाला शख्स कोई भी हो वो हिंदुस्तानी है। तो यही इसी आर्गुमेंट को थोड़ा सा बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपके बड़े एक मशहूर मौलवी साहब थे, मौलाना इसरार अहमद साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब तो खैर वो नहीं रहे, लेकिन वो जब एक बार हिंदुस्तान आए तो हमारे यहाँ के एक कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे आरिफ मोहम्मद खान, उनसे वो मिले। तो खैर वो खाने पर मिले, उनकी बातें हुई। तो जाने से पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मौलाना साहब ये बताएं कि मेरी नेशनैलिटी क्या है। मैं भारत में पैदा हुआ, इस हिंदुस्तान में पला बड़ा, यहीं पे सारी तालीम हासिल करी, सारा परिवार यहाँ है, मगर मेरी नेशनैलिटी क्या है। तो इसरार साहब ने फरमाया एक बार तो सोच के और फिर कहने लगे इस्लाम है आपकी नेशनैलिटी। वही बात घूम फिर के आ जाती है जो बात जिन्ना साहब ने कही कि जी इस्लाम है नेशनैलिटी। इस्लाम नेशनैलिटी होती तो आगे और भी बहुत सारे सेंट्रल एशिया के अंदर और यहाँ बराबर में आपके अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान सारे हैं, ये एक मुल्क क्यों नहीं बन जाते। इस्लाम ही अगर वो एक धागा होता जिसमें आप सबको बांध लेते। खैर, तो मौलाना साहब फरमाते हैं इस्लाम आपकी नेशनैलिटी है। तो उन्होंने पूछा आपकी नेशनैलिटी क्या है। कहने लगे पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब ये तो सीधी सीधी मुनाफकत है। आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, कोई अरबी है, कोई ईरानी है, कोई तुर्की है, मेरी ही नेशनैलिटी इस्लाम क्यों है, आपकी क्यों नहीं है। तो ये मुनाफकत छोड़ें, दुनिया को अब ये पता चल चुका है मजहब के नाम पर मुल्क नहीं बना करते। पाकिस्तानियों को तो ये हक ही नहीं है कि वो दो कौमी नजरिए के ऊपर मुल्क बनाने के बाद किसी गैर मुस्लिम मुआशरे में जाके और वहां की सिटीजनशिप को कबूल करें। वहां यहां कोई मुसलमान ये कह सकता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप में कहीं पे भी रह के हक हलाल की रोजी खा रहा हूं। यहाँ का तो पूरा बैंकिंग सिस्टम सूद के ऊपर बेस्ड है। यहां हर कदम पर ऐसी हर वो चीज है जिसके लिए इस्लाम मना करता है। यहां वल्गैरिटी है, यहां सूअर का गोश्त भी खाया जाता है, यहां पर सूद भी लिया जाता है, यहां पे हर वो काम होता है जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान से हो या पूरे अरब ममालिक से, कहीं से भी आप देख लें, जितने भी मुस्लिम्स हैं आज अगर माइग्रेट कर रहे हैं, कहीं पर भी वो जा रहे हैं पनाह गुज़ीन होकर, तो वो किसी अरब मुल्क में नहीं जा रहे, वो किसी अंग्रेज के यहां पर ही जा रहे हैं। तो खुदारा आज वक्त आ गया है, ये मैं पास्ट को लेट्स बेरी द पास्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने इस प्रोग्राम में भी बहुत सारी बातें ऐसी की हैं, माजी में अटके पड़े हैं। आपने शुरू में कहा हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को एक नया नजरिया तख्लीक करना होगा, और वो होगा इक्वल सिटीजनशिप के बेसिस के ऊपर, वो होगा सेकुलरिज्म के बेसिस पर। हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी इंडिया में सेकुलरिज्म बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान में बुरा है। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक छोटी सी मिसाल यहां दे दूं शकील साहब, उसके बाद में आप इनसे बात करें। बात मेरी वैसी पहले लंबी होगी। मैं 2 साल पहले जब कराची में आया, जावेद जब्बार साहब से मिला। जावेद जब्बार साहब मुझे कहते हैं कि oh, BJP has lost election today in 3 major states of India. What do you think about it, Arvind? Aren't you happy about it? मैंने कहा जावेद साहब, since I'm in Karachi and you've already expressed your happiness, I'm also happy. I can't say that I'm unhappy about it, but I would like to know the reason why you are happy, sir. तो कहने लगे, well, you know, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, it's good if they come into power. इंडिया की माइनॉरिटीज के लिए अच्छा है। मैंने कहा आर यू पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट वन माइनॉरिटी? वो कहते नो आई एम कंसर्न्ड अबाउट एवरीबडी। मैंने कहा सर आर यू कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम्स? ही सेड यस आई एम। मैंने कहा वेल
I'm also concerned equally about the minorities of Pakistan. Wouldn't it be great if Pakistan too were to be a secular country? उन्होंने कहा no, but we are an Islamic nation. मैंने कहा how convenient जावेद साहब, एक सेकंड नहीं लगाया आपने मुझे ये एहसास कराने में कि आप एक इस्लामिक मुल्क हैं। आप सामने वाले को सेकुलर देखना चाहते हैं लेकिन खुद इस्लामिक बने रहना चाहते हैं। ये मुनाफकत नहीं चलेगी। अच्छा चावला साहब, आपने फरमाया कि माइनॉरिटीज के हुकूक की बात की गई थी जिन्ना साहब ने। सर उनका एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है 30 मार्च 1941 का, कानपुर में उन्होंने कहा कि 7 करोड़ मुसलमान जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, सिंध हो गया और सरहद हो गया, उनको लिबरेट कराने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं 2 करोड़ उन मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं। तो सर क्या वो 2 करोड़ मुसलमान जो माइनॉरिटी एरियाज में रहते थे वो भेड़ बकरियां थे जिनकी मलकियत जिन्ना साहब के पास थी? शकील साहब बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये पहले भी आप कई जगहों पे कर चुके हैं। जब जिन्ना साहब से कोई सवाल किया जाता है, वो सवाल के जवाब में अगर ये जवाब देते हैं तो वो इट मेक सेंस। जैसे मैंने कहा उनकी 40 की जो स्पीच अगर पढ़ लें तो वो पूरी तरह आगाह हैं कि जब हिंदुस्तान बटेगा, पाकिस्तान बनेगा तो फिर बहुत एक भारी अकलियत हिंदुस्तान में भी रह जाएगी और बहुत भारी अकलियत पाकिस्तान में भी शामिल होगी। और वहाँ जो आपने कहा ना जी, वो आइडियोलॉजी बदलना पड़ेगा। इस्लाम क्या है जिन्ना की नजर से देखना पड़ेगा, डॉक्टर इसरार की नजर से नहीं देखना पड़ेगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद उस वक्त 2 कौमी नजरिया के हक में नहीं थे और उन्होंने ना ही कोई, मुझे नहीं पूरा यकीन, मैंने उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, ओवरऑल जो उलमाए कराम थे वो 2 कौमी नजरिए के हक में नहीं थे, वो ना ही पाकिस्तान के बनाने के हक में थे ओवरऑल। डॉक्टर इकबाल साहब, जो डॉक्टर असरार थे वो अपने जमाना तालिब इल्मी में MSF के बड़े एक्टिविस्ट थे, हिसार में रहते थे ये, और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बहुत पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया। और सर जब इस्लाम की बात आएगी तो जिन्ना वाज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इस्लाम। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं इस्लाम पे एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं मौलवी नहीं हूं। तो जब आप इस्लामिक स्टेट बनाएंगे तो फिर जो मौलवी कहते हैं, जो इस्लाम के एक्सपर्ट्स कहते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर जिन्ना को आप फॉलो नहीं कर सकते। जिन्ना साहब ने तो सर एक हिंदू को लॉ मिनिस्टर बना दिया था, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को क्यों ना बनाया अगर इस्लामिक कानून नाफिज करना था? तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया रमन साहब। मैं आपको सेकुलरिज्म क्या होता है सिर्फ वो बताना चाहता हूँ, जोगिंदरनाथ मेंडल के हवाले से। जब इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनाई गई है तो उससे पहले जब कांग्रेस शामिल नहीं हुई तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे और भी मुसलमान शामिल थे। मुसलमानों के कोटे से उस इंटरिम गवर्नमेंट में अभी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। जब मुस्लिम लीग शामिल हो गई, 5 मुसलमानों को सीटें दी गई थी। उन 5 में से 1 सीट हिंदू को जिन्ना ने दी। यह साबित करने के लिए इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो है वो क्या होगा फ्यूचर में, वो उन्होंने वो नमूना पेश किया जिसे आप शायद सेकुलरिज्म समझना चाहते हैं कि इंडिया में सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म नहीं, सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ये नहीं है। मुझे किसी जोगिंदरनाथ मंडल से या जिन्ना साहब से या फॉर दैट मैटर पंडित नेहरू या गांधी से सेकुलरिज्म पर लेक्चर नहीं चाहिए। उसके लिए पहले से एक मॉडल हमारे सामने फ्रेंच मॉडल था ऑफ सेकुलरिज्म कि जिसमें रियासत और मजहब जो है वो बिल्कुल अलग होंगे, उनका एक दूसरे के काम में कोई उनकी दखलंदाजी नहीं होगी। तो इसमें जोगिंदरनाथ मंडल के बारे में मुझे अगर इजाजत दें, मुझे जवाब थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दूंगा। देखिए, कोई हमें डिक्टेट तो नहीं कर सकता, हमें खुद ही नजरसानी करना है। पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी ना आए, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा ना हो। हमें कुछ नहीं लेना देना इंडिया के इंटरनल मैटर में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर भी यही कहता है कि जो भी किसी का इंटरनल मैटर है, चाहे वो मजहबी है या नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं। इंग्लैंड हम भी रहे हैं, इंग्लैंड में ईदों पर तो कोई पता ही नहीं होता था BBC में कोई ईद का कोई फंक्शन भी है। इंडिया में मैं यहाँ पर आया हूँ तो ठीक है, बहुत सारे जो मजहबी जो त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, वो तो भरपूर तरीके से पूरा सोशल मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, जो कि गवर्नमेंट का भी है,
वो छाए हुए होते हैं, वो आपका इंटरनल मैटर है। इसी तरह हमारे यहाँ भी, एक सेकंड, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईद सेलिब्रेट नहीं होती? वैसे नहीं, सेलिब्रेट होती है, लेकिन मैं जिस तरह कवरेज होती है ना जी, आप एक सेकुलर हैं तो आपका तो रियासत का तो ताल्लुक ही नहीं है मजहब से। तो जब रियासत इजाजत देती है, अपने जो गवर्नमेंट के इदारों को इजाजत देती है, तो व्हाट एल्स इज रिलीजियस स्टेट? तो एक सेकंड प्लीज। तो इंडिया में क्या ईद की पब्लिक हॉलिडे नहीं है? हर गवर्नमेंट इदारे में क्या ईद, होली, दिवाली ये सारे त्योहार नहीं बनाए जाते? बिल्कुल मनाए जाते हैं सर। क्या आप क्या, एक तो ये होता है कि जी एक आउट ऑफ द ब्लू स्टेटमेंट दे देना, एक ये होता है कि हम छुट्टी कर देते हैं। इंडिया में ईद की एक ऑफिशियल हॉलिडे है, पब्लिक हॉलिडे, और वो ईद की नहीं है। वो गुरु नानक जयंती, जब बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ, वो हो, क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो, सारे त्योहारों पे नेशनल हॉलिडे है साहब। और सारे प्राइम मिनिस्टर, जिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम लगाया जाता है, मोदी साहब के ऊपर, मोदी साहब जब ईद की मुबारकबाद देते हैं तो वो दुनिया भर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुसलमानों को ईद मुबारक हो, वो कहते हैं कि ईद की मुबारकबाद पूरी दुनिया के लोगों को। और अपने जब हमारे प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है या प्राइम मिनिस्टर का होता है, वो सबको देते हैं। आप कभी भी कोई भी ट्वीट उठाकर देखें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, मौजूदा हो या आपके पहले के रहे हो उनकी, जब आता है होली या दिवाली या क्रिसमस, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद। उसके ऊपर भी लोग उनको गालियां दे रहे होते हैं नीचे। जब वो होली की मुबारकबाद दे रहे होते हैं, उसमें भी गालियां पड़ती हैं। मैंने किसी फनेटिक हिंदू को ईद पे, गुरु नानक जयंती पे, क्रिसमस पे मोदी साहब को बधाई देने पर कौम को कभी गालियां सुनते हुए नहीं देखा। जब एक कौम को आपको आप पाकिस्तानी है ना, एक सेकंड शकील साहब, एक सेकंड। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार ये नारा लगता है। तो पाकिस्तानी होने का मतलब क्या? जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन हो। तो ये बात कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जी फिर मेरे जैसा कोई पूछे तो व्हाट अबाउट द माइनॉरिटीज, वो 1 करोड़ लोग जो ऑलमोस्ट हैं, व्हाट अबाउट देम? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि उनका यकीन तो नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। फिर आए बाएं शाएं उनका हो जाता है, उनका कईयों का तो दिमाग चकरा जाता है, उनको ये पता नहीं लगता कि यार अब क्या जवाब दूं आगे से। सर ऐसा है, पाकिस्तानी, एक हिंदू भी पाकिस्तानी है जितना कि एक मुसलमान पाकिस्तानी है। एक ईसाई, एक मसीह बिरादरी का भाई या बहन हमारा कोई पाकिस्तान का है, वो भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना कि कोई दूसरा है। उनके त्योहारों पर आप नेशनल हॉलिडेज क्यों नहीं देते हो भाई? क्यों नहीं होती है? क्या वो इक्वल सिटीजन्स नहीं है? अगर हैं तो आप उनको भी दें। पाकिस्तान, इंडिया के अंदर सिख कितना है? 2% है, मुसलमान 14-15% है। यहां तक कि महावीर जैन के जो फॉलोवर्स हैं जैनिज्म के, उनका भी पब्लिक हॉलिडे है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं आप? जी अच्छा इकबाल साहब, हिंदुओं की बात हो रही है। आपने गुलाम अहमद परवेज पे अपना थीसिस किया एमफिल का, तो परवेज साहब का सर एक मशहूर किताबचा है, हिंदू क्या है और क्या करना चाहता है, और वो नवाब वक्त ने सीरियलाइज किया 2004 में। उसकी एक किस्त में उन्होंने ये कहा कि हमारे नौजवान हिंदुओं को पैकरों के धोखे में इंसान समझते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो कैसे कैसे खूंखार दरिंदे, कनिंग फॉक्सेस और व्हाट नॉट, यानी उनको ब्लड थर्स्टी बीस्ट करार दे दिया, एक पूरी डिमोनाइज कर दिया एक रिलीजियस कम्युनिटी को, जो न्यूजीलैंड से लेके कनाडा तक और ब्राजील से लेके तो मंगोलिया तक फैली हुई है। और एक हमारा बड़ा अखबार उसको सीरियलाइज कर रहा है। आप देखिए कि अगर इंडिया के किसी अखबार में, अमेरिका के किसी अखबार में, हम बहुत बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, किसी वेस्ट के अखबार में इस तरह की चीज अगर मुसलमानों के बारे में छप जाए तो क्या पूरी मुस्लिम दुनिया में आग नहीं लग जाएगी? हम क्या करते हैं? हमारी सेल्फ राइचियसनेस जो है वो इतनी ज्यादा क्यों है? क्यों हम सेल्फ क्रिटिकल नहीं हैं? मैं आपसे टोटली इत्तेफाक करता हूँ। गुलाम अहमद परवेज पे मैंने ज़ाहिर है 88 में काम किया, और मुझे बहुत सारी चीज़ें तो अब याद नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त का स्टेट ऑफ माइंड देखना पड़ता है राइटर का, मुफक्किर का। जब ये लिखा गया है 30s में
और 40s में जो पोलराइजेशन हो गई थी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, उस पोलराइजेशन में जो एक दूसरे के खिलाफ नफरतें बढ़ गई थी, जिसका नतीजा जाहिर है कायदे आजम जैसा एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला, वो अगर करारदादे लाहौर की तरफ आता है और तकसीम हिंद की तरफ जाता है, तो वो यही तो वामिल है, यही तो हम जिक्र करते हैं। और इन्हीं तल्ख यादों जो माजी है, इसी को भुलाकर आगे बढ़ना है हमें। तो जो आपने कहा, उन्होंने अगर कहा है तो मेरा ख्याल उनका स्टेट ऑफ माइंड था। मैं ज़ाहिर अगर जिंदा होते तो मैं कहता कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने 1985 में उनकी डेथ हो गई। हाँ, जो नुमाया वक्त ने उन्होंने जो लिखा है यार, आपस की बात है। अभी फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो तौहीन रसालत करता है, कोई उसको कंडेम नहीं करता। अगर मुसलमान उसके बारे में रद्द-ए-अमल शो करते हैं, पूरी यूरोपियन यूनियन यूनिटी शो करती है, तो क्या ये एक इस्लामोफोबिया के अलावा ये साबित नहीं करता कि उनके यहाँ ईसाइयत मजहब के कितना प्रचार है? हमारे यहाँ जब भी कोई फलां बीबी के साथ जुल्म होता है, तो जुल्म है पाकिस्तान में ईसाइयों के पर होता है या हिंदुओं पर या किसी पर, तो वो उठा के ले जाते हैं फ्रांस में, वो अमेरिका में, कनाडा में शहरियत दे देते हैं। तो वो क्या आप समझते हैं सिर्फ इंसानी बुनियादों पर देते हैं? तो इंसानी बुनियादों पर तो या असदूर को भी दे देते हैं या औरों को भी दे देते हैं जिनके साथ आप समझते हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है। तो फैक्टर रिलीजन का रहा है। हमें अब आगे बढ़ना है। पाकिस्तान एक रियलिटी है, हिंदुस्तान एक रियलिटी है। हमारे दरमियान क्या कॉमनैलिटीज होनी चाहिए? हमारा मजहब हमारा है, हिंदुओं के त्यौहार मनाएं। हम तो बहुत सारे, हमारे यहाँ भी जो मुसलमान होने के बावजूद बहुत सारी रस्म रवाज हिंदुओं वाली ही मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हम नफरत नहीं देखते, नफरत से नहीं कोई बात करते। अच्छा इकबाल साहब, आपने ये कहा कि परवेज साहब का स्टेट ऑफ माइंड देखनी पड़ेगी, रेफरेंस देखना पड़ेगा, उसमें पोलराइजेशन थी। तो सर अगर पोलराइजेशन हो तो क्या आपको ये हक पहुंचता है कि किसी कम्युनिटी को आप डीमोनाइज कर दें, उनको इंसानियत के दर्जे से गिरा दें? क्या किसी मुस्लिम लीगी लीडर ने, क्या किसी कांग्रेसी लीडर ने मुसलमानों के बारे में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की? अगर पोलराइजेशन थी तो उधर भी तो थी ना। उनकी तलखी क्यों नहीं पहुंची कि आपने परवेज साहब को एक तरह से एक क्लीन चिट दे दी कि पता नहीं उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस? आपने सर उनको कंडेम नहीं किया, आपने उनको कंडोन करने की कोशिश की। सर इस्लामोफोबिया की बात कर लेते हैं। सर इस्लामोफोबिया क्या चाइना में नहीं है? चाइना में आप बच्चों का नाम मोहम्मद नहीं रख सकते। चाइनीज गवर्नमेंट ने 2018 में कहा, अल जजीरा पे ये क्लिप मौजूद है, कि इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज। कितना एहतजाज हुआ पाकिस्तान में, कितना एहतजाज हुआ इस्लामिक वर्ल्ड में। और सर यहाँ पे अमीर हमजा साहब हैं एक जमातुद दावा के, उन्होंने 5-6 साल पहले किताब लिखी, हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल। ये सर किसी मजहब की तौहीन है कि नहीं है? अहमद दिदात साहब दिन रात क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते थे। वो हमारे एक हीरो है, साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक था। तो सर हम दूसरे मजहब वालों को कहते हैं कि हमारे मजहब पे क्रिटिसाइज ना करो, हम जितना चाहें आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, उसका बुरा ना बनाओ। मैं तो जो भी मजहब पर या किसी की इंडिविजुअल पर भी या किसी कम्युनिटी पर भी, सेक्ट पर भी जो गैर मोहतात गुफ्तगू करता है, तज़हीक करता है, मैं हर एक बिल्कुल उसको कंडेम करता हूँ, चाहे वो इधर बॉर्डर के इस पार है या उस पार है। अगर हम लंबी बहस हो जाएगी कि आर्या समाज में 80s में 1880s 19 सर सैयद के जमाने में क्या तहरीरें लिखी हैं, फिर शुद्धि और संगठन में क्या लिखा, ये छोड़ दीजिए। हमने तो पहले कहा ये चूंकि लिखा जा रहा था, और इवन आपने तो खुद शकील साहब बड़ी तहकीक की भी है कि हमारे यहाँ फिरका वारियत में क्या क्या लिखा गया है, हम एक दूसरे को क्या इल्काबात से नवाजते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में भी अभी मैं जैनीज के साथ यूनान में रहकर आया हूँ, उनका रहन सहन सोच हर जगह पर जहां भी इंसान है ना अरविंद साहब, वो इंसान से मोहब्बत ही करना चाहता है, वो एक दूसरे की इज्जत ही करना चाहता है, वो मजहब भी आपने सिखाता है। आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक, हम अपनी बात को थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफली अगर हम करें तो बात थोड़ी सी आगे कहीं पे बढ़ पाएगी। आपने बड़ी अच्छी बात की, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, तो मेरा ख्याल है कि हम उस पर बात करें तो बेहतर है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान अगर एक सेकुलर रियासत हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? हमारे यहाँ
एक बड़ा इंटेलेक्चुअल का एक तबका है जो सेकुलरिज्म का मायना और एंगल से समझता है। आप उनको सही मायना बताएं, आपके मुताबिक मैं अपनी राय, मुझे अगर राय देने देंगे तो मैं आपको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट तबका है जो इस्लाम को एक सेकुलर रिलीजन समझता है। उसके सामने पैक्ट ऑफ मदीना का मिसाल मौजूद है। उनके सामने जोगिंदर नाथ मंडल को 1946 में एक हिंदू को अपने मुसलमानों के कोटे में मिनिस्टर बना देना, वो सेकुलरिज्म मौजूद है। और जबकि कांग्रेस ने अबुल कलाम आजाद को अपने कोटे से निकाल दिया। हाँ, पाकिस्तान बनने के बाद और खासकर कैसे निकाल दिया उनको कोटे से सर? 65 के बाद जो हमारे यहाँ ज्यादा पोलराइजेशन हुई है सोसाइटी के अंदर, वो हमारे यहाँ भी मजहबी जुनूनियत पैदा हुई है। उसके नतीजे में जो इक्वल सिटीजनशिप वाली आपने बात कही थी ना, तो इसे सेकुलरिज्म है क्या? यही तो कहता है इक्वल सिटीजन। और मजहब जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का जाती मामला है, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस्लाम भी, मैं ये समझता हूँ, मेरे नजदीक ये है कि इस्लाम भी किसी के जाती मामलात में मुदाखलत नहीं करता। देखना, हमारे यहाँ कोई रियासती सतह पर मस्जिद नहीं बनाई जाती, लेकिन मंदिर बनाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, ठीक है, वो उसकी जरूरत नहीं थी सर। सर, आपने मौलाना आजाद के बारे में कहा कि उनको कांग्रेस ने निकाल दिया, और जोगिंदर नाथ मंडल को किस तरह से आपने अकोमोडेट किया। जोगिंदर नाथ मंडल को तो हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठने से पहले उनको बार बार उनको ये कहा जाता था कि आप इस मीटिंग में ना आए, ये इसमें आपके लायक कोई काम नहीं है। उनका रेजिग्नेशन लेटर उनका जो है वो आपने पढ़ा होगा, वो जब छोड़ के गए हैं। जोगिंदर नाथ मंडल की मिसाल तो आप ना ही दें तो बेहतर होगा। आपने कहा कि 65 के बाद में मौलाना आजाद को निकाल दिया, कैसे निकाला सर? नहीं, वो मैं 46 की बात कर रहा हूँ, मैं मौलाना आजाद के उसकी बाद की नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब जोगिंदर नाथ मंडल को जिन्हों ने रखा, उसी मिनिस्ट्री में इंटरिम गवर्नमेंट में जो शामिल थे आजाद और 2-3 मुसलमान कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने उनको वो कोटे से निकाल दिया। आजाद हिंदुस्तान में मौलाना आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। उससे पहले हर बात पे तो मौलाना आजाद नहीं होंगे ना। कांग्रेस के सबसे क्रूशियल पीरियड में उन्होंने 5-6 साल तक वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। और आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा कोई गैर मुस्लिम कोई होगा जिसको मुस्लिम लीग में इस ऐसा कोई ओहदा मिला हो, कोई, और वो भी प्रेसिडेंट के तक का। हमारा तो सारा का सारा एजुकेशन, हमारी पॉलिसी है वो मौलाना आजाद ही बनाकर गए हैं, जो कि आज तक चल रही है इंडिया में। जो आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू में प्रोग्राम की बात की थी कि जी एक आपने वहां से जो है एक जो भी एक डॉक्यूमेंट आपने रिलीज किया, प्रकाश जावड़ेकर जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे कुछ अरसे तक बीजेपी के, उनसे ये सवाल पूछा गया था 2018 में ही कि आप बताएं जी कि इस बीजेपी गवर्नमेंट ने करिकुलम में कितनी तब्दीलियां की हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि अगर कोई एक डेसिमल भी, कोई एक फुल स्टॉप भी, कॉमा भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ये बता दें कि हमने तब्दीली की है, तो वी आर अप फॉर अ डिबेट। कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। सेकुलरिज्म की आप पता नहीं सर कैसी आप मिसाल दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मदीना का सेकुलरिज्म है ऑल, वो ठीक है, एक विशी वॉशी एक आप स्टेटमेंट की हद तक आप दे सकते हैं। रियलिटी ये है, बात इमरान खान करते हैं रियासत मदीना की, मगर रियलिटी उससे बड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है। अच्छा, इकबाल साहब, शिमला कॉन्फ्रेंस का आपको पता है कि वो क्यों नाकाम हुई थी? जिन्ना साहब नहीं चाहते थे कि कांग्रेस किसी मुसलमान को नॉमिनेट करे। वो कहते थे मुसलमान को नॉमिनेट करने का हक सिर्फ मुस्लिम लीग का है। और फिर उन्होंने उस पर कलाबाजी खाई और खुद एक हिंदू को अपने कोटे से नामजद कर दिया। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सर, मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा था, चौधरी खलीकुज़्ज़मान की जो किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, वो कहते हैं कि जिन्ना साहब जब आखिरी दफा कराची आ रहे थे दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि करीब के जो मुस्लिम लीगी हैं उनको बुलाओ, उनसे फेयरवेल मीटिंग करते हैं। उसमें एक मुस्लिम लीगी लीडर थे रिजवानुल्लाह साहब। उन्होंने ये सवालात शुरू कर दिए कि हम तो बहुत आगे थे, बहुत एक्टिविस्ट थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या बनेगा? तो खलीकुज़्ज़मान कहते हैं कि मैंने इतना परेशान कभी जिन्ना साहब को नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। और मैंने उनको कहा छोड़ो यार, कोई और बात करो। और उनका ये कहना है
कि मेरे ख्याल में ये उस गुफ्तगू का नतीजा था कि जिन्ना साहब ने कराची जाते ही जो पहली तकरीर की, जिसको हेक्टर बलीथो कहता है द ग्रेटेस्ट स्पीच ऑफ जिन्ना, उसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया और एक सेकुलरिज्म का जो मैसेज है, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट, यहां तक कह दिया। और सर जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने फेयरवेल पैगाम दिया इंडिया के मुसलमानों को, वो क्या था कि अब तुम वफादार शहरी बन के रहो इंडिया के, इसलिए कि कोई स्टेट भी डिसलॉयल सिटीजन्स को बर्दाश्त नहीं करती। तो सर दो कौमी नजरिया कहाँ गया? दो कौमी नजरिया तो ये था ना कि भाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सो डिफरेंट, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। अब आपने 3 करोड़ 3.5 करोड़ थे वो, आज वो 20-25 करोड़ हो चुके हैं। उनको हमारी तारीख दानी जो है, हिस्टोरियोग्राफी, एक तरफ तो ये कहती है कि 1937 में जो मिनिस्ट्रीज बनाई कांग्रेस ने, उन्होंने बहुत जुल्म सितम तोड़े मुसलमानों पे, माइनॉरिटी प्रोविंसेस के मुस्लिम थे, और उनको बचाने के लिए उस वजह से हमें पार्टीशन का आइडिया आया। और पार्टीशन आपने ऐसे की कि उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। आपके सर में दर्द था, आपने पट्टी पांव पे बांध ली। पंजाब में तो मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था, चीफ मिनिस्टर पहले भी मुसलमान होता था, बंगाल में भी चीफ मिनिस्टर सोरवर्दी था। जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी आपने उनको मजीद वल्नरेबल कर दिया। आज जाएं इंडिया में, पूछें उनसे क्या फील करते हैं वो पार्टीशन के बारे में, उन्होंने पार्टीशन ने उनको स्ट्रेंथन किया कि वीकन किया? आपका भी बड़ा दिलचस्प सवाल है, उन्होंने भी बहुत अच्छे सवालात उठाए हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें हिस्ट्री को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। प्रेजेंट से हम मदद जरूर ले सकते हैं, हिस्ट्री को हिस्ट्री के फिनोमेना में जाकर देखना पड़ेगा, वरना हम बात को फिर वही मुड़मुड़ा के आ जाएंगे। रहा ये जो कांग्रेसी वजारतों ने जो जुल्म सितम हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में ढाए, तो शकील साहब उसका सिंपल सा जवाब ये है कि यूपी, सीपी, बम्बई और जितने भी ये सूबे थे उनमें 100% लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। और रहा ये जो पंजाब और सिंध की बात करते हैं और बंगाल की, पंजाब में तो सबसे ज्यादा जो नफरत फैली है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये पंजाब में सिखों और हिंदुओं ने तो फैलाई है। और गांधी जी ने तो 1942-44 में कहना शुरू कर दिया था, पंजाब को तकसीम करेंगे, बंगाल को तकसीम करेंगे। आप खुद पढ़ लीजिए, गांधी जी नाम मुज़ाकरात में पढ़ लें। तो सिर्फ खाली मुसलमानों के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं थी, ये इनसिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और मे बी पावर पॉलिटिक्स, अरविंद ने कहा। तो ये जब पावर पॉलिटिक्स में आप आ गए तो फिर आपकी जो स्ट्रेंथ थी, कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या थी कि भाई 99% रिप्रेजेंटेटिव है वो हिंदुओं के, 1% है सिर्फ मुसलमानों के। उन्हें सिर्फ 1% के मफादात की फिक्र है कि 99 की फिक्र है। तो भारत, मैं फिर वही बात करना चाहता हूँ, हम आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान बन गया, राइट और रॉन्ग जो जिन्ना ने याद रखे शकील साहब, 46 तक आयशा जलाल का अपने नैरेटिव सुना है, 86 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के जरिए पाकिस्तान हासिल किया। वो तो जंग और जदाल में गए ही नहीं, वो लड़ाई में गए नहीं। अगर आप कंट्राडिक्शन तलाश करना पड़ेंगे ना डॉक्टर इश्तियाक की तरह, साथ में गांधी को भी पकड़ना पड़ेगा, फिर नेहरू को भी पकड़ना पड़ेगा। भाई बीच में 40 में गांधी जी कहते थे भाई कोई भी कौम अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहती वो लादा हो जाए, अपने अखबार में उन्होंने लिखा। वो तो कौम मानते थे मुसलमानों को। अच्छा, जब मुसलमानों के गोया फिर अफगानिस्तान को भी हम शामिल कर लेते शकील साहब, ईरान को भी कर लेते, मिडिल ईस्ट को भी कर लेते। हर ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उसके अंदर के डायनेमिक्स और अलग अलग होते हैं। इस वक्त उस वक्त इंडिया था, हिंदुस्तान जो था, उस वक्त मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुओं को बंगाल और पंजाब और सिंध में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तभी पंजाब और बंगाल की तकसीम की तरफ गांधी जी आए और बाकी सारे लोग आए और जबरदस्ती पंजाब को तकसीम, जिन्ना नहीं चाहते थे पंजाब तकसीम हो, इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को माना था। अच्छा चावला साहब, आपने ये कहा कि इंडिया के जो मिनॉरिटी प्रोविंसेस के जो मुसलमान हैं उन्होंने 100% पाकिस्तान के हक में वोट दिया, तो सर फिर उनका कोई मॉरल राइट बनता है इंडिया में रहने का? उन्होंने दे लॉस्ट देयर मॉरल राइट टू लिव इन इंडिया।
जब आप एक मुल्क के खिलाफ एक पार्टीशन के हक में वोट देते हैं तो फिर उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। और क्या उन्होंने अपना मफाद नहीं देखा कि यार ये लखनऊ जो है ये तो पाकिस्तान में नहीं जाएगा, ये जो बंबई है ये तो पाकिस्तान में नहीं जाएगा, अहमदाबाद जो है ये पाकिस्तान में नहीं जाएगा। तो क्या वो शॉर्ट साइटेड थे, उनका नजर नहीं थी, बसीरत नहीं थी? अब वो क्यों कंप्लेंट करते हैं जब हिंदू उनसे कहते हैं कि भाई अगर आप खुश नहीं हो तो आप पाकिस्तान चले जाओ, आप तो बड़े इंथुजियास्टिक सपोर्टर थे इसके। और दूसरा सर आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पे उन्होंने किया, सर डायरेक्शन डे आप भूल गए। इसके बाद का सब बड़ा फसाद हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर 5,000 लोग मारे गए, जिससे वो फसाद आगे भी फैला। ये जो आपने पहला जो सवाल किया बहुत अच्छा है। देखिए बिल्कुल वाज़े तौर पर जब लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई है तक़सीम पाकिस्तान, क्या में पाकिस्तान का मुतालबा जो है और तक़सीम हिंदुस्तान का मॉडल सबको वाज़े बता दिया गया था। और जब 47 में भी पाकिस्तान बना है सबको पता था कि यार यहाँ पर हिंदू अक्सरियती सूबे में मुसलमान रह जाएंगे, और अगर पंजाब और रेड क्लिफ अवार्ड में पंजाब और बंगाल को तकसीम न किया जाता और लॉर्ड माउंटबेटन साहब 3 जून प्लान की तरफ ना जाते और कैप्टन मिशन प्लान को ही रहने देते, तो शायद ये जो हमारा मसला कश्मीर पैदा हुआ, जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ना कर रहे होते कोई और मामला हम गुफ्तगू करते। अगर यहाँ पर फर्ज कीजिए 30%, 35% माइनॉरिटीज होती तो ये जो यहाँ पर इंतहा पसंदी है और सो कॉल्ड सेकुलर में हिंदुत्व है, तो ये कभी ना होता। तो ये यकीनन वहां पर भी एक भारी अक्सरियत होती, यहाँ पर भी अक्सरियत होती। और वो जो जिना चाहते थे, जो थ्योरी ऑफ हॉस्टेज के तहत हम अगर चल जाते तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा वर्कबल था। लेकिन अब जाहिर है कि इंडिया बहुत बड़ी पावर है, पाकिस्तान छोटी है, लेकिन छोटी पावर में जान मौजूद है। चावला साहब उस वक्त मुसलमान कितने परसेंट थे 1947 में? देवर अबाउट 23%, ठीक है ना, पूरे इंडिया का। आप 23% होके आप उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, और यहाँ पे आप 35% हिंदुओं और सिखों को अपने अंडर रखना चाहते थे। सर 2 नेशन थ्योरी फिर कहाँ गई? 2 नेशन थ्योरी तो ये थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सो डिफरेंट दे कैन नॉट लिव टुगेदर। फिर आप उसी को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान वहां रह रहा है वो रहता रहेगा, तो हिंदू पंजाब में रह रहा है वो पंजाब में रहता रहेगा, बंगाल में रहता रहेगा। 2 नेशन थ्योरी का मजाक था। फिर मैंने तो पहली चैलेंज किया कि 1 नेशन प्रूव कर दीजिए। व्हाट वाज द पैरामीटर ऑफ 1 नेशन? हाउ वुड यू डिफाइन इंडियन नेशन? सर इस डिबेट में हम ना पढ़े तो बस नेशन की। देखिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था ना, मौलाना सर एक मिनट, हुसैन अहमद मदनी ने कहा था आजकल कौमें औतान से बनती हैं। उनका इतना मजाक उड़ाया गया, अल्लामा इकबाल ने भी उनके खिलाफ शेर कहा। और आज क्या वही बात नहीं है? पाकिस्तान में जो रहते हैं वो पाकिस्तानी कौम है, जो बांग्लादेश में रहते हैं वो बांग्लादेशी कौम है, जो इंडिया में रहते हैं वो इंडियन कौम है। दोनों नेशन कहाँ है सर? क्या पाकिस्तान में आज 2 कौमें हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम? कहाँ है 2 कौमें नजरिया? वो तो आपने खुद ही कहा कि जिन्ना की जो स्पीच 11 अगस्त वाली है, 11 सितंबर वाली, आपने खुद ही कहा कि वो उन्होंने बता दिया कि वो पाकिस्तान कैसे देखना चाहते हैं। मैं चूंकि 40 to 47 उनकी तमाम तकरीबन तकरीर और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनको मैंने देखा है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। पैरेलल स्टेट बनाना चाहते हैं, साबित ये करना चाहते हैं ये जो पाकिस्तान होगा वो ज्यादा मतवाजन होगा। कांग्रेस जिस तरह का मॉडल लेके चल रही है वो मुसलमानों को मार्जिनलाइज्ड कर रही है, उनका ख्याल था। वो ये केस है उनका। उस केस में पाकिस्तान बनने के बाद उनकी जो डेथ हो गई, आपने कहा लियाकत अली खान पर बात की और बात की, वो यकीनन हम वो पाकिस्तान जो जिन्ना ने ख्वाब देखा था, जो विजन उनकी थी, वो उसके तहत नहीं है जो अरविंद भी जिसका जिक्र कह चुके हैं। लेकिन जो गांधी ने ख्वाब देखा था, चंद अरसे बाद ही तो खुद ही अपने लोगों के हाथों तो वो शहीद हो गए हैं जी। तो वो सेकुलरिज्म का ख्वाब, वो वाला जो कहते थे गांधी ने वो वहां नहीं नजर आता। तो ये तो पहली होगा। सर जो सवाल पूछा गया है आप बेहतर हो उसका जवाब दें तो बेहतर होगा। बात को बहुत ज्यादा आगे ले गए हैं। पंडित नेहरू की आपने बात की कि वो कैसे लीडर हैं, उनको क्रिटिकली एनालाइज करें
उनको क्रिटिकली एनालाइज करें, और इंडिया में लोग करते भी हैं। हजारों नहीं, लाखों लोगों ने उन पे पीएचडी की है। महात्मा गांधी पे लाखों लोगों ने पीएचडी की है। इंडिया में नहीं की, पूरी दुनिया पे की है। पाकिस्तान में कोई जिन्ना साहब पर पीएचडी नहीं कर सकता, नो गो जोन है वो। अच्छा, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मेरे कुछ दोस्तों ने कोशिश की है, मगर उनको कह दिया कि नहीं, कुछ कोई और टॉपिक चुनो आप। दूसरा ये है, महात्मा गांधी ने की जान अगर बिल्कुल ली, एक हिंदू ने ली, क्यों ली, ये आपको मैं बता देता हूं। पाकिस्तान की वजह से ली। आपको पैसे देने के लिए अनशन पे बैठे थे वो। पैसे भी आप अगर देखें, उस आदमी का हाई मॉरल ग्राउंड था। एक तो मुल्कों का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद में हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान जंग मुसल्लत करे। जंग तो मुसल्लत करी है, नोबडी कैन डिनाई दैट। आपका बयानिया जो भी हो, दुनिया के आलमी बयानिया यही है। आलमी बिरादरी इसको इसी तरह से देखती है। यू वर द वन हु इम्पोज्ड द वॉर ऑन इंडिया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि आप ये भी चाहते हैं कि हमें वो जो तय हुआ था वो पैसा भी मिले। आज कोई अगर ये कह दे कि जी वादा किया था तालिबान को पैसा देने का, और तालिबान अमेरिकन बेसिस पर ये अटैक कर दे, तो व्हाई वुड अमेरिका गिव तालिबान मनी? नो, दे वुडंट। और उसके ऊपर आप शकील साहब थोड़ा सा वेट करें प्लीज। उसके ऊपर पूरी दुनिया भी यही कहेगी कि जी ठीक है, इन्होंने आपके ऊपर अटैक किया है, आप क्यों पैसा दें ताकि और हथियार लें और आपको मारें। कोई नहीं करता। फिर भी गांधी जी आपको पैसे दिलाने के चक्कर में भूख हड़ताल पे बैठे और उनको मारा गया। तो कम से कम आपको चाहिए कि आप महात्मा गांधी को वो इज्जत, वो जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो बनती थी, वो आपको उनको देनी चाहिए थी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तो हाल ही में महात्मा गांधी को ओमिट कर दिया है अपनी हिस्ट्री से, टेक्स्ट बुक से ही बाहर निकाल के फेंक दिया है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, जिन्ना साहब का आज भी उनका पोर्ट्रेट है, आप चले जाएं, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, एक तस्वीर नहीं होगी महात्मा गांधी की कहीं पर भी। ऐसे नहीं होता है सर। कौन सा आप बात कर रहे हैं? मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ पार्टीशन को एक अफसोसनाक वाक्य के तौर पे देखा जाता है। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान में पार्टीशन को सेलिब्रेट किया जाता है। शायद वो पहला मुल्क है जो ये सेलिब्रेट भी करता हो पार्टीशन को, और लोग ये भी कहते हो कि जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ। भाई जब जुल्म हुआ, माओ बहनों की असमत दरी हुई, तो फिर सेलिब्रेशन कैसा है? आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे मलिक मिराज खालिद साहब, उनका ये बयान है कि नोबडी डाइड फॉर पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये भी अपने लोगों को बताएं। कौन से सर ऐसे जिस किस्म की आप बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें, मैं आपको हर बात का जवाब देता हूं। जी